हैं कि क्लास का है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथडोलॉजी। देखिए अब यहाँ पे जो टर्म्स मेंशन है, रिसर्च मेथडोलॉजी, तो रिसर्च मतलब वापस से रिसर्च करना। ऑलरेडी जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास के वातावरण में है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट क्यों करना है, पहला ही क्वेश्चन है कि फाइंड आउट क्यों करना है यदि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो रीजन इसके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला ही रीजन हो सकता है कि जो पुराने रिसर्च है उसमें हमें कहीं गैप नजर आ रहा हो। बीइंग अ रिसर्चर, हमें मतलब रिसर्चर को गैप नजर आ रहा हो, तो ये गैप कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए बहुत जरूरी है प्रीवियस लिटरेचर की स्टडी करना। आफ्टर स्टडी, आफ्टर एक बहुत सारी एक डीप स्टडी, है ना, गहराई के साथ स्टडी करने से जो डिफरेंसेस हैं, जो कमियां हैं, या जहां और वक्त के साथ और सुधार हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस हो रही है। पुराने जो रिसर्च हुए हैं वो पहले हैंड रिटन थीसिस होती थी, राइट, और जो लिटरेचर भी रिसर्चर पढ़ते थे वो उन्हें उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था। बट आज की डेट में वी शुड थैंकफुल टू आवर टेक्नोलॉजी कि हमें सारी चीजें ऑनलाइन नेट पे ही अवेलेबल है। सो एक डीप स्टडी के बाद, एक गहराई से चिंतन के बाद, चिंतन इसलिए क्योंकि आप जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं पुराने रिसर्च पेपर में, या पुरानी थीसिस में, या पुराने किसी डॉक्यूमेंट्स में, उसमें चिंतन क्यों जरूरी है, क्योंकि हर एक वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है, रिसर्च में बहुत मायने रखता है। तो बीइंग अ रिसर्चर आपको ये आवश्यकता है कि पुराने रिसर्चर्स को, प्रीवियस रिसर्चर को, या प्रीवियस लिटरेचर को, लिटरेचर एक टेक्निकल वर्ड है जो प्रीवियस रिसर्च के लिए यूज होता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए एक लिटरेचर का ही काम कर रहे हैं, है ना, एक संग्रहालय ही है जहाँ पे पुराने रिसर्च को हम पढ़ सकते हैं, रिसर्च पेपर की स्टडी कर सकते हैं, इसलिए वो लिटरेचर वर्ड यूज हो रहा है। तो पुराने लिटरेचर्स को, प्रीवियस लिटरेचर्स को आप पढ़िए और उस पर रिसर्च, फिर से क्या चीजें सर्च हो सकती हैं विथ न्यू आइडियाज, विथ न्यू इनोवेशन, विथ न्यू मॉडल्स। बहुत सारी न्यू न्यू चीजें बोल दी मैंने। न्यू आइडियाज क्लियर है आपको, जो टाइम के साथ एप्लीकेबल होती है, इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। कम टू द न्यू मॉडल्स। मॉडल क्या होते हैं, तो सोशल स्टडीज की यदि हम बात करें तो बीइंग अ रिसर्चर, एक रिसर्चर को इतना सक्षम माना जाता है उसके ज्ञान के आधार पर कि वो सेल्फ मॉडल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ मॉडल बना सकते हैं। यहाँ पे मॉडल का मतलब आप एक थ्योरी से भी समझ सकते हैं कि अपने आप में आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, एक थ्योरम, न्यू थ्योरम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सवाल आता है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने टॉपिक वाइज एक एक थ्योरम दे चुके हैं। बट यदि हम सोशल स्टडीज की बात करें, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बोला जाता है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्यों सामाजिक प्राणी, हम सोशल एनिमल क्यों है, क्यों, क्योंकि हमको यदि एक जंगल में छोड़ दिया जाए या एकांत जगह में छोड़ दिया जाए, एक दिन, दो दिन, चार दिन, एक महीना हम जिंदा रहेंगे, जी लेंगे, लेकिन क्या हम वैसे ही जी पाएंगे जैसे हम अपने घरों में, या जैसे हम समाज के बीच में रह रहे हैं? नहीं। इस पूरी स्टोरी का मतलब ये है कि सोशल स्टडीज में डे बाय डे चेंजेस हो रहे हैं, चीजें इम्प्लीमेंट हो रही है, चीजें लागू हो रही हैं, कॉन्सेप्ट लागू हो रहे हैं, और कॉन्सेप्ट फाइंड आउट भी हो रहे हैं, ढूंढे भी जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आप किस विषय में रिसर्च करना चाहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना, रीडिंग करना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड टर्मिनोलॉजी यहाँ मेंशन है मेथोडोलॉजी। ये उससे ज्यादा भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक के लिए आपके पास प्रीवियस रिसर्च पेपर है, जर्नल्स है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से आपने रिसर्च टॉपिक तो डिसाइड कर लिया कि हाँ, इस एरिया में, मेरे विषय के इस सब्जेक्ट में,
उस सब्जेक्ट के इस टॉपिक में मुझे रिसर्च करना है। लेकिन दूसरा ये जो वर्ड है मेथोडोलॉजी, ये उससे भी ज्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रिसर्चर को ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी मेथड, कौन सा तरीका, रिसर्च का कौन सा तरीका सही होगा। जैसे डॉक्टर को पता होता है कि कौन सा तरीका सही होगा ट्रीटमेंट के लिए, है ना। वो जस्ट ट्रीटमेंट की पहले स्टडी नहीं करते कि पेशेंट को ये सिम्टम है तो क्या ट्रीटमेंट करूं, है ना। उसके ज्ञान के आधार पर उनको पता होता है। वैसे ही जब आप रिसर्चर बन जाते हैं, है ना, जब आप रिसर्च पढ़ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए एक स्कॉलर को, रिसर्च स्कॉलर्स को, कि तरीका क्या है। सिंपल साधारण भाषा में एक रिसर्च करने के क्या तरीके हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि किन किन लोगों ने रिसर्च को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस नजरिए से समझा है कि रिसर्च क्या है। तो एक ही रेडमैन एंड मॉरी हैं जिन्होंने रिसर्च को डिफाइन किया है, सिस्टमाइज्ड एफर्ट्स टू गेन न्यू नॉलेज। बहुत गिनती के 4-5 शब्दों में इन्होंने पूरी रिसर्च को डिफाइन किया है कि रिसर्च जो है वो सिस्टमाइज्ड एफर्ट है। मतलब बिखरा हुआ नहीं है ना, बिखरा हुआ या जाल के रूप में रिसर्च नहीं है, सिस्टमैटिक। और जब हम ये सिस्टमैटिक वर्ड यूज करते हैं, दैट मीन्स कि वहां पे एक प्रोसेस है। और जब किसी भी प्रक्रिया को कहा जाता है, तो प्रक्रिया की शुरुआत से उसके अंत तक क्या क्या स्टेजेस होंगे, ये रिसर्चर को पता होना चाहिए। अब सवाल उठता है, ये पता कैसे होगा। ये पता होगा जब आपने पुराने रिसर्च को अच्छे से पढ़ा होगा, रिसर्च पेपर्स को पढ़े होंगे, आर्टिकल्स है, न्यूज है, उस टॉपिक, आपके टॉपिक से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने जितना ज्यादा लिटरेचर स्टडी किया होगा, आपको पता होगा, पता चल जाएगा कि वो सिस्टमैटिक एफर्ट्स का मतलब क्या है, वो एक प्रोसेस का मतलब क्या है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है रिसर्च करने से पहले वो सिस्टम को तैयार करना। सिस्टम का मतलब ही है अपने आप में एक परिपूर्ण प्रक्रिया। जब परिपूर्ण प्रक्रिया बोल रहे हैं, मतलब शुरू से लेके अंत तक रिसर्च करने से पहले ही हमें वो चीज पता है, रिसर्चर को पता है। जैसे किसी नई डिश को, है ना, नई किसी डिश को ट्राई करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता होते हैं, है ना। मान लीजिए किसी इंग्रेडिएंट्स का नाम हमने वीडियो में देखा, इंग्लिश में है, नहीं समझ में आया, हम तुरंत क्या करते हैं, उसका हिंदी में नाम देखते हैं कि भाई वो इंग्रेडिएंट्स, वो मसाले हमारे घर में है या नहीं है, है ना। तो एफर्ट लगाया हमने कि उसको मसालों के नाम देखे, देन प्रोसेस देखी कि वो डिश बनेगी कैसे, है ना। वैसे ही ये एक आम प्रक्रिया है जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में फॉलो करते हैं। सेम वही प्रक्रिया रिसर्च में भी फॉलो होगी कि आपको वो सिस्टम तैयार करना है। यहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या क्या स्टेप्स है, वो आपको पहले डिसाइड करना है। एंड द मोटिव इज न्यू नॉलेज। अब यहाँ पे न्यू नॉलेज क्यों कहा गया है, न्यू नॉलेज इसलिए कहा गया है क्योंकि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को इनोवेटिव तरीके से, है ना, रूप परिवर्तन नहीं बोल रहे हैं, किसी भी प्रकार से हमने रूप परिवर्तन नहीं बोला है, इनोवेटिव, उसके और अच्छे तरीके से, है ना। और जो इसमें टॉपिक में चीजें शामिल हो सकती हैं, उसको शामिल करके फिर आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इनोवेशन अलग होता है, इनोवेटिव वे अलग होता है, और रूपांतरण होता है। हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, उसको मतलब कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर वो एक पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं न्यू नॉलेज के साथ। अब वो न्यू नॉलेज ही कैसे आता है, रिसर्च गैप से। तो कितनी सटीक ही 4-5 शब्दों में उन्होंने परिभाषा दी है कि सिस्टमाइज्ड एफर्ट, मतलब रिसर्च करने से पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि एक सिस्टमाइज्ड एफर्ट्स होगा रिसर्च। क्यों होगा, न्यू नॉलेज। ये न्यू नॉलेज कहाँ से आएगा, रिसर्च गैप से।
ये बार बार बताने का मोटिव क्या है ना, कि रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है। तो ये मोटिव है कि जब आप पुराने रिसर्च पेपर लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, तो आप कंपैरिजन करिए एक रिसर्च पेपर को दूसरे रिसर्च पेपर से, कि पहले वाले ने कैसे रिसर्च किया, क्या क्या वेरिएबल्स लिए, दूसरे रिसर्चर ने क्या क्या वेरिएबल्स लिए, राइट। और दोनों के रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस था, सेम टॉपिक पे किन्हीं दो लोगों ने रिसर्च किया, बट उसमें क्या डिफरेंसेस था। तो वो डिफरेंसेस से आप समझ पाएंगे कि गैप क्या होता है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डी सेलिंजर एंड एम स्टेफनसन ने दी है। उन्होंने कहा है द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, पहला ही वर्ड है मैनिपुलेशन, है ना, चीजों में बदलाव करना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट जो थ्योरीज हैं उसमें मैनिपुलेशन, और सिंबल्स, सिंबल्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग द एक्सटेंट, करेक्ट, और ये वेरीफाइंग होगा, वेरीफाइंग नॉलेज। वेरीफाइंग नॉलेज मतलब वेरीफाई क्यों करना है, वेरीफाई इसलिए करना है ताकि जो कॉन्सेप्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी मतलब आज के दौर पे वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले लैंडलाइन फोन आया, जिसको हमने टेलीफोन कहा, राइट। उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो बहुत इमरजेंसी सर्विसेज में थे, प्रोफेशन में थे, लाइक डॉक्टर्स, उन्होंने पेजर रखना स्टार्ट किया, है ना। इतनी छोटी सी डिवाइस होती थी, उसमें आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे, राइट। उसके बाद फोन आए, स्मार्टफोन नहीं, नॉर्मल फोन आए, है ना। देन स्मार्टफोन आया, और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आ गई, इतनी चीजें आई कि छोटे छोटे उसमें चेंजेस हुए और नाम मॉडल्स के बदलते चले गए। लेकिन अब यदि हम आज के डेट में रिसर्च करें पेजर के ऊपर कि यूटिलिटी ऑफ पेजर, तो वो क्या वैलिड होगा, उपयोगी होगा? नहीं, क्योंकि उससे एडवांस्ड डिवाइस ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे वेरीफाइंग नॉलेज कहा गया है कि हो सकता है उस पेजर के बारे में हमारा नॉलेज कम हो और हम रिसर्च करना चाह रहे हो, लेकिन वो तो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, यूटिलिटी ही नहीं है, उसकी उपयोगिता ही नहीं है। तो रिसर्च ऐसा होना चाहिए, या कॉन्सेप्ट और चीजों में बदलाव ऐसा होना चाहिए जो आपके whether that knowledge add in construction theory, मतलब जिससे आप कुछ नया थ्योरी, कुछ न्यू थ्योरी और कुछ न्यू मॉडल या न्यू कॉन्सेप्ट आप इस सोसाइटी को दे पाए। एक्चुअली में जो एकेडमिक रिसर्च होते हैं वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होते हैं। सोसाइटी में प्रोफेशनल्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, रिसर्चर भी होते हैं, तो उनमें से किसी ना किसी के लिए वो उपयोगी हो। तो जब आप रिसर्च करते हैं तो भविष्य में आप जैसे ही जो और रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर आएंगे, उनके लिए वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट का काम करेगा। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि आपका जो रिसर्च है वो सोसाइटी के या आने वाले लोगों के लिए, या जो रीडर हैं जो आपके रिसर्च स्टडी को रीड करेंगे, उन रीडर्स के लिए वो उपयोगी होगा। तो अब हम रिसर्च को इन शॉर्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ना, और उसमें न्यू कॉन्सेप्ट या चीजों को नए तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, राइट। कम टू द स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस, ऑथर टू ऑथर, राइटर टू राइटर, ये जो स्टेजेस हैं इसमें प्रोसेस में नंबर्स जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स है, वो आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। कई लोग बहुत कम शब्दों में, ये जैसे देखिए डेफिनेशन में ही हमने देखा
उन्होंने केवल 5 वर्ड में रिसर्च को डिफाइन कर दिया और इनको करीबन 20 वर्ड्स लगे होंगे रिसर्च को डिफाइन करने में। इससे अच्छा या बुरा नहीं, ये राइटर टू राइटर एक्सपर्टाइज उनकी विशेषता है। वैसे ही जब हम इस रिसर्च प्रोसेस की बात करते हैं तो बुक के अकॉर्डिंग या राइटर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टेप्स चेंज हो सकते हैं। हमें उन नंबर्स पे नहीं जाना है, की पॉइंट्स को समझना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। दो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मुलेशन, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब कोई भी एक समस्या या कोई भी एक उद्देश्य, जरूरी नहीं है समस्या हो, एक उद्देश्य भी हो सकता है ना। यदि हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो उद्देश्य में काउंट होगा। यदि हम कुछ सपोर्ट में रिसर्च करना चाहते हैं तो वो सुझाव में आएगा, प्रॉब्लम में नहीं। तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, सुझाव भी हो सकता है। यहाँ प्रॉब्लम वर्ड लेके चलते हैं क्योंकि कॉमन जो बहुत सारे मैक्सिमम ऑथर हैं उन्होंने प्रॉब्लम वर्ड लिया है। प्रॉब्लम पता है हमको। अब उसकी जो नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने कल से लेके आज तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा। किन लोगों ने? जिन्होंने वो 3 टॉपिक लिखने की कोशिश की होगी, उनको ये फॉर्मुलेशन समझ में आ गया होगा, है ना, कि बहुत मुश्किल है अपने कॉन्सेप्ट को जो आपके माइंड में चल रहा है उसको शब्द में, शब्दों के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? जितने वर्ड आप अपने रिसर्च टाइटल में लिख रहे हैं उसके अनुसार ही आपके रिसर्च के वेरिएबल्स तैयार होते जाते हैं। यदि आपने, जैसे हिंदी में है विश्लेषणात्मक अध्ययन, समालोचनात्मक अध्ययन, विश्लेषण, तीनों अपने आप में अलग चीजें होंगी, है ना। केवल एनालिसिस करना या फिर कंपैरेटिव कंपैरिजन करना, कंपैरेटिव एनालिसिस करना, या फिर उसका जिसे बोलते हैं एम्पिरिकल एनालिसिस करना, है ना। तो तीनों ही एनालिसिस अलग अलग तरीके के हो गए। जो विश्लेषण है वो अलग अलग हो गया। हर एक शब्द का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जब आप अभी टाइटल तैयार करें, फॉर्मुलेशन करें, तो एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सोच के उस टाइटल में शामिल करें। ठीक है। जब टाइटल बन जाता है उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। किस चीज की इंक्वायरी? कि इस टॉपिक के बारे में और ऐसी क्या चीजें हैं जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। अब एनवायरनमेंट में बोलने से हम एनवायरनमेंट मतलब केवल वातावरण की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हो, चाहे किसी लेबोरेटरी में अवेलेबल हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास उस टॉपिक से रिलेटेड मौजूद है। सो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी क्या होगी, आप ये पता कैसे लगाएंगे, वो मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे यदि किसी ने एस्ट्रोफिजिक्स टॉपिक लिया तो उसको ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोफिजिक्स में क्वेश्चंस किससे करना है, इसके बारे में जानकारी किससे मिलेगी। प्रोफेसर्स से मिलेगी जो उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, या फिर साइंटिस्ट से मिलेगी जो वो प्रैक्टिकल स्टडी कर रहे हैं, है ना, ग्रहों की, उनसे मिलेगी, किन से मिलेगी। तो ये अप्रोच पता होनी चाहिए कि आप अप्रोच कैसे करेंगे। तो सोर्स ही आपका फर्स्ट मेथड है कि वो सोर्स पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे जो लिटरेचर में रिसर्च कर रहे हैं, वेदर हिंदी और इंग्लिश, लिटरेचर में आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी साहित्य या लिटरेचर वर्ड यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। यदि आपको ये नहीं पता है कि किन चीजों से मिलके एक साहित्य या लिटरेचर बनता है तो आप सोर्स तक नहीं पहुंच सकते हैं।
है ना। कविताएं हो गई, छंद, पद्य और उपन्यास हो गए। ग्रामर और भाषा ये दोनों अलग चीजें हैं, है ना। व्याकरण में आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि व्याकरण अपने आप में परिपूर्ण है। अपूर्ण भाषा नहीं है हिंदी या इंग्लिश। जहां से इसका ओरिजिन हुआ है वो अपने आप में पूर्ण भाषा है, संस्कृत। तो इसलिए ये अपूर्ण नहीं है। हाँ, हिंदी के साथ हो सकता है कि आप एक शुद्ध हिंदी, एक खड़ी बोली, एक लोकल भाषा या मातृभाषा, इन सब में कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो व्याकरण से अलग हो जाता है। तो जिस भी टॉपिक, जिस भी वर्ड को आप लिख रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से नॉलेज लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि इसका सोर्स क्या होगा। इसी को कहा गया है मेथड्स ऑफ इंक्वायरी। जब हमें सोर्स पता होगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें वो अप्रोच कैसे करनी। अप्रोच सेकेंड स्टेप है, पहले तो सोर्स पता हो। जैसे जो हिस्ट्री में रिसर्च कर रहे हैं, है ना। अब जैसे अभी आपने सुना कि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के कमलापति देवी कर दिया गया, तो उनके बारे में, उनकी जीवन लेखनी को यदि आप पढ़ें तो उनके बारे में ये लिटरेचर कहाँ से मिलेगा। तो सोर्स यदि आपको पता है तो अप्रोच पता होगी, है ना, कि किस लाइब्रेरी से मिलेगा, वो कहाँ से बिलोंग करती थी, किस स्टेट से बिलोंग करती थी, क्यों इतनी वो मशहूर हुई, है ना, क्या ऐसा उन्होंने किया था। जब उनके जो इंसिडेंट्स हैं ये पता होगा तो आपको अप्रोच भी पता होगी कि हमें कैसे अप्रोच लगाना है, या उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो प्रीवियस रिसर्च, यदि रिसर्च पेपर पढ़े हैं, तो वहां से भी आपको एक सोर्स मिल सकता है। तो वो इजीली नेट पे अवेलेबल है, राइट। लेकिन हिस्ट्री में ये सेकेंडरी डेटा आ जाएगा। और यदि उनकी कुछ लेखनी मिलती है उस टाइम की, कुछ राइटर्स ने उनके बारे में लिखा है और उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको मिलती है, ओरिजिनल कॉपी की कॉपी मिलती है, तो वो आपका प्राइमरी डेटा हो जाएगा। तो सबसे पहले सोर्स को जानना जरूरी है, राइट। वैसे ही यदि मैथ्स या दूसरे मैं सब्जेक्ट की बात करूं, तो सोर्स पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं और उसका सोर्स क्या है। केवल कॉन्सेप्ट पे रिसर्च नहीं किया जा सकता, उस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जो वेरिएबल्स हैं, जुड़े हुए जो प्रोसेस है, या जुड़े हुए जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, उस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। यदि मैं किसी नियम का नाम लूं, जैसे कल ही कहा था कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, तो आप उस पाइथागोरस पे, वो तो उन्होंने दे दिया, आप उस थ्योरम पे क्या रिसर्च करेंगे, राइट। हाँ, आप उसकी इफेक्टिवनेस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो हमेशा जब आप टॉपिक बना रहे हैं तो कुछ चीजें ध्यान रखिए। इम्पैक्ट, उसका असर क्या है ना। इंग्लिश में ही कुछ एक वर्ड बता रही हूँ, कीवर्ड्स। इम्पैक्ट ढूंढ सकते हैं, इफेक्ट्स ढूंढ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि टाइटल में ये मेंशन है तो आपका वो। नेक्स्ट है रिसर्च मेथड। मेथड बोल सकते हैं या फिर हम उसको विधियां बोल सकते हैं कि कौन सी रिसर्च विधि या मेथड एप्लीकेबल होगी। तो रिसर्च मेथड क्या क्या है हमारे पास, जितने अम, उसके पहले ये पता होना चाहिए, मेथड के पहले, कि आपका जो रिसर्च है वो किस प्रकार की रिसर्च में आता है। तो अगली क्लास में हम रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे। तब हम बताएंगे कि कौन कौन से रिसर्च किस प्रकार के होते हैं और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार के रिसर्च में कौन सी मेथड्स यूज होती हैं। जब मेथड्स पता हो कि रिसर्च का प्रकार क्या है, तो ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकल मेथड डिफाइन है ना। ये आपको कहीं मतलब आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कौन सी मेथड अप्लाई करूं। यदि पुराने ही रिसर्च पेपर आपने पढ़े हुए हैं तो उसी से आप मेथड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पिछले रिसर्चर का टॉपिक ये था, ऑब्जेक्टिव से ये था, और उन्होंने ये मेथड यूज की।
तो क्योंकि वो भी आपको बीइंग अ रिसर्चर पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मेथड क्यों एप्लीकेबल है। देन कम टू रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ एक ड्रेस मटेरियल लेके आते हैं डिजाइन में, जैसे हम कहीं से ड्रेस मटेरियल लेके आते हैं तो हमको पता होता है कि यदि सूट मटेरियल है तो किस टाइप की क्या डिजाइन हमको देनी है, तो उसके पहले ऑलरेडी हमने रिसर्च किया हुआ है ना, पता किया हुआ है, अवेयर है कि क्या लेटेस्ट डिजाइन चल रही है या फैशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टिच कराते हैं। वैसे ही रिसर्च डिजाइन में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में क्या रिसर्च टेक्निक्स मौजूद हैं या क्या रिसर्च टेक्निक फॉलो हो रही हैं, अभी एट प्रेजेंट किस प्रकार रिसर्च किया जा रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप सेम सॉफ्टवेयर यूज करें, लेकिन आपको अपडेट रहना है, राइट, कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। यदि रिसर्च की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली वो यूज भी करना है। मेथड्स कौन सी है या डेटा प्रेजेंटेशन कैसा है, डेटा एनालिसिस कैसे हो रही है, पहले लिखने का तरीका क्या था, अभी लिखने का तरीका क्या है, प्लस डेटा कलेक्शन है तो वो डेटा कलेक्ट कैसे करना है। ये रिसर्च डिजाइन आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आपके रिसर्च का डिजाइन क्या होगा, सैंपल साइज क्या होगी, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन में से सैंपल को कैसे आइडेंटिफाई करें, सैंपल साइज कैसे डिसाइड करें। ये फर्दर और हम कमिंग चैप्टर्स में करेंगे, इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ये पहले पता होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक्स। सिलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन टेक्निक दैट मीन्स कि अभी डेटा हमने फाइनलाइज बस किया है, कलेक्ट नहीं किया है। सो हाउ टू कलेक्ट, तो यदि आपको सोर्स पता है कि डेटा कहाँ से मिलेगा, अप्रोच पता है, देन कम टू दी कलेक्शन टेक्निक कि आप अपने रिस्पोंडेंट से, रिसर्च रिस्पोंडेंट से अप्रोच कैसे करेंगे। तो ये बहुत अलग अलग है। यदि क्राउड है तो डेफिनेटली आपको सर्वे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लोग हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, ऑनलाइन सर्वे करना पड़ेगा, ऑफलाइन सर्वे करना पड़ेगा। मतलब सर्वे इज दी वन ऑफ द टेक्निक, डेटा कलेक्शन टेक्निक। इंटरव्यू ले सकते हैं आप, है ना, केस स्टडी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, पुराने कुछ ऐसे जिसको हम उद्धरण बोलते हैं हिंदी में, कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हैं आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसको बेस बना के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो वो टेक्निक पता होनी चाहिए। देन कम टू सैंपल डिजाइन। जब टेक्निक पता है तो सैंपल को कैसे डिजाइन करना है। सैंपल डिजाइन का मतलब है पॉपुलेशन से सैंपल आइडेंटिफाई करना और उस मतलब उस एक नंबर को जस्टिफाई करना कि 1000 ही आपने सैंपल क्यों लिया। ये बीइंग अ स्कॉलर आपके पास इसका आंसर हमेशा होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट्स आपने कैसे डिजाइन किए, दैट इज कॉल्ड सैंपल डिजाइन। देन डेटा कलेक्शन, जब टेक्निक पता है, सैंपल पता है, देन कम टू डेटा कलेक्शन। अब बात आती है प्राइमरी डेटा कितना रहेगा और सेकेंडरी डेटा में इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं। तो डेटा कलेक्शन टेक्निक रिसर्च ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है कि डेटा कलेक्शन मेथड क्या होगी, प्राइमरी डेटा होगा या पुराना जो अवेलेबल डेटा है उसी को यूज करना है। ये डिपेंड करता है, इसमें कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि नॉन साइंस सब्जेक्ट है तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी डेटा एप्लीकेबल हो। इट डिपेंड्स ऑन टॉपिक कि आपका टॉपिक क्या है। देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, डेफिनेटली जब आपका डेटा कलेक्शन हो गया है तो एनालिसिस करना है। ये जो पार्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रिसर्च में यही है कि कितने अच्छे, कितने सही तरीके से विश्लेषण किया गया है और डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है, समझाया गया है रिसर्च को। इसी के आधार पर आप अपने रिसर्च स्टडी को जस्टिफाई कर सकते हैं। देन रिसर्च रिपोर्ट, जब पूरी रिसर्च हो गई लास्ट में आपको रिपोर्ट बना के उसको प्रेजेंट करना होता है। सो दिस इज अ सिंपल स्टेजेस ऑफ रिसर्च प्रोसेस। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्यों है जरूरी और रिसर्च करना क्यों है। तो जरूरी ही नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉब्लम ही हो,
है ना। जरूरी नहीं कि हम केवल प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च ही करें। हो सकता है हम कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को, न्यू मॉडल जो यहाँ पे अचीव न्यू इंसाइट लिखा हुआ है ना, कुछ नया चीज खोजना चाहते हैं, है ना। खोजना से मतलब है कि ऑलरेडी है, एनवायरनमेंट में है, उसको अपने खुद के नजरिए से सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं। Then portray accurately the characteristic of a particular individual, situation or a group. पोर्ट्रे का मतलब है जैसे पेंटिंग करना। यदि एक सन है, सूरज है, आप सभी को बोला जाए कि अभी पेपर में वो सन बनाइए और मुझे दिखाइए, तो क्या सभी के जो वो पिक्चर्स होंगे वो सेम होंगे? डेफिनेटली वो सन जैसा ही दिखेगा, सूरज जैसा ही दिखेगा, लेकिन क्या वो सेम होगा? नहीं। सबके सोचने और प्रेजेंटेशन की एबिलिटी से वो डेफिनेटली, यदि 100 पिक्चर्स भी हैं तो 100 अलग पिक्चर्स होंगी। हो सकता है उसमें से 10 कुछ समानता लिए हों, कुछ असमानता लिए हों, लेकिन वो सारी एक जैसी नहीं हो सकती। यही एक बहुत खूबी है रिसर्च की, कि हम पुराने जो ऑलरेडी हमारे टॉपिक में रिसर्च हो चुके हैं उसको भी हम यदि रिसर्च करते हैं तो हमारे नजरिए से, खुद के नजरिए से एक नई चीज, न्यू कैरेक्टरिस्टिक सामने आता है। वो कैरेक्टरिस्टिक किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है और ग्रुप हो सकता है। देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो सकता है डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी with which something occurs। इससे इस पूरे लाइन को यदि 2 वर्ड में समझाऊं तो कारण और परिणाम, है ना। किन कारणों से क्या परिणाम आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किन कॉजेस से क्या इफेक्ट हो रहा है, कितना इफेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा इफेक्ट हो रहा है। इन सभी को यहाँ पे उसको कितना डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि इफेक्ट जो है कितने भी प्रकार का हो सकता है। इन सबकी भी उद्देश्य से आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन निकली तो सबकी एक रिलायबिलिटी आई, है ना, कि कौन सा वैक्सीन कितने % इफेक्टिव है। सो ये इफेक्टिवनेस क्या हुआ, ये कैसे बताया गया कि 80% इफेक्टिव है, 55% इफेक्टिव है, 70% इफेक्टिव है, कैसे? बिकॉज ऑफ रिसर्च, रिसर्च के कारण ही पता चला। तो ये उसी उद्देश्य से किया गया कि फला चीज की, वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जहां हमें इफेक्टिवनेस पता करनी हो वहां पे हम रिसर्च कर सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। द लास्ट वन है टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस, अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कॉजल रिलेशनशिप मतलब कारण क्या है, दो वेरिएबल्स के होने का। जैसे हम और आप अभी यहाँ स्क्रीन से एक दूसरे के सामने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सो कारण क्या है? डेफिनेटली एक मोटिव है, एक कॉमन मोटिव के लिए है, क्लास के लिए है। तो वैसे ही रिसर्च में यदि 5-6, मोर देन 5-6 कितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, तो उन सब के बीच क्या रिलेशनशिप है, क्यों इन्वॉल्व है वो सारे एक साथ। वो वेरिएबल्स में से यदि हम किसी 4 को हटा दें, 2 वेरिएबल रखें, तो क्या होगा? इन सारी ही चीजों को चेक करने के लिए, इन सारी चीजों के बीच, वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए भी रिसर्च किया जाता है, और ये एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वहां पे एक वर्ड आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस रिसर्चर की कल्पना के अनुसार रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, परिकल्पना ही है ना। परिकल्पना मतलब वेरिएबल्स के बीच क्या संबंध है। तो ये एक हम रिसर्चर परिकल्पना ही करता है कि हाँ, एक वेरिएबल का ए का बी पे नेगेटिव असर होगा, ए का बी पे कोई असर नहीं होगा, तो ये परिकल्पना ही है। इस सोच को स्टैटिस्टिक्स मेथड्स के साथ प्रूव करते हैं। ये भी एक रिसर्च ऑब्जेक्टिव
हो सकता है यदि रिसर्च करना है तो। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। देन कम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। विशेषता क्या है रिसर्च की? सो विशेषता यही है कि उसमें न्यू नॉलेज इनबिल्ट रहता है फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्स। जरूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटीज है। यदि हम कुछ डेटा खुद जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा या फर्स्ट हैंड सोर्स कहलाएगा कि हमने खुद में बनाया है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि रिसर्च जो है वो सेल्फ सोर्स्ड डेटा उसमें अवेलेबल होता है। देन डिस्कवरी ऑफ जनरल प्रिंसिपल। अभी मैंने बताया कि बीइंग अ रिसर्चर हम मॉडल्स, थ्योरी, न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रोसेस सजेस्ट करते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीजों में से कोई भी एक चीज को यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो न्यू प्रिंसिपल ही कहलाया कि एक नए कॉन्सेप्ट को या नए तरीके से एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट को ही हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ रिसर्च ही पॉसिबल होता है। देन एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। डेफिनेटली ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि रिसर्च अपने आप में एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। आप खुद एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि यदि आप डेली क्लास कर रहे हैं तो आपका जो नॉलेज है, वो रिसर्च की जो अंडरस्टैंडिंग है या आपकी मैं कंफर्टनेस बोलूँ, वो धीरे 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 बढ़ रही है। लेकिन यदि कहीं गैप आया, सिस्टमैटिक क्लास अटेंड नहीं हुई है ना, गैप आ गया, तो एक कहीं से वो जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेवल ऑफ कंफर्टनेस था वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, डाउन होता है। देन फिर कंटिन्यूटी रही तो वो बढ़ जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, इस वजह से ऐसा होता है। और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि यहाँ पे हाइपोथेटिकली, कल्पना के आधार पर रिसर्चर किसी भी चीज को नहीं बताता है या नहीं लिखता है या उसको रिसर्च का नाम नहीं देता है। या तो कि बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन हो या स्टैटिस्टिक्स का थ्रू एनालिसिस हो, रिजल्ट्स आए, तभी डेटा रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है। देन है वैलिड डेटा गैदरिंग डिवाइस। ये डिवाइस, जनरली हम डिवाइस से किसी इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे इस राइटर के अकॉर्डिंग रिसर्च भी इट्स अ काइंड ऑफ डिवाइस हो गया कि रिसर्च के द्वारा वैलिड डेटा। ये वैलिड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने पेजर का एग्जांपल दिया कि पेजर का यदि अभी मैं रिसर्च करूं तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी ना, वो वैलिड ही नहीं रहेगा। जो चीज़ अभी है ही नहीं, उसके बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड डेटा गैदरिंग मतलब वैलिड चीज़ों की ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसा एक टूल है, ऐसा एक डिवाइस है रिसर्च। लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव होता है, डेफिनेटली लॉजिक होते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच आपस में लॉजिक, तर्क का होना बहुत जरूरी है। यदि दो वेरिएबल्स के बीच, किसी भी इंसिडेंट्स के बीच तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है कम हो जाती है। तो लॉजिक्स होना बहुत ज़रूरी है रिसर्च में। चाहे आप साइंस बेस्ड सब्जेक्ट कहें, नॉन साइंस कहें, लिटरेचर कहें, सब में लॉजिक आपको ज़रूर मिलेगा। और डेफिनेटली कुछ उद्देश्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। देन द रिसर्चर एलिमिनेट्स पर्सनल फीलिंग एंड प्रेफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सारी चीज़ें, पूरी रिसर्च प्रोसेस बहुत अच्छे से की, लेकिन लास्टली क्या हो गए, सजेशन एंड फाइंडिंग्स में पर्सनल फीलिंग्स ऐड कर दी, तो वो जो आंसर है, जो कंक्लूजन है, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा, मतलब वो पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में बाइस्ड मत होइए, है ना। किसी भी फीलिंग्स या प्रेफरेंसेस को बहुत किनारे रख के फिर आप रिसर्च करिए। जैसे मान लीजिए डेटा कलेक्शन करना है, आपने वो सेंटर चुन लिए जो आपके रिलेटिव्स के हैं, तो ये तो बायसनेस्ड हो गई ना, कि वो अपॉर्चुनिटी जो ऐसे सेंटर्स को मिल सकती थी जहां से एक ट्रू पिक्चर सोसाइटी के सामने आती, लेकिन ड्यू टू प्रेफरेंस, ड्यू टू फीलिंग,
वो चेंज हो गई। तो जो भी रिसर्च करें वो पर्सनल फीलिंग और प्रेफरेंसेस को